13.25 करोड़ का ये टोटल एक्सपेंस अभी तक कब्रिस्तान में गया है। कंप्लेंट के अंदर हम लोग ने इसका विरोध जताया और विरोध जताने का कारण ये था कि वो जगह कब्रिस्तान के लिए सूटेबल नहीं है। कि अगर अवर साहब कराने जाएंगे तो नजीब भाई कुछ न कुछ करेंगे, नजीब भाई कराने जाएंगे तो अवर साहब कुछ न कुछ करेंगे। तो ये पॉलिटिकल राइवलरी ये चलेगी। क्योंकि इनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अपनी पॉलिटिकल कीजिए, आपका हक है मुमरा में आके पॉलिटिक्स करना, मगर कब्रिस्तान को इससे दूर रखिए। दोनों मिलो, एक हल निकालो। मेरे को इसका परमानेंट सोल्यूशन एक ही लग रहा है कि आप बाउंड्री वॉल से लग के आप एक 4 फुट का नाला खोद दो जो पूरे कब्रिस्तान की चारों तरफ जाएगा। एक तरफ आप हाइट 8 फुट रखो, बेस मतलब जमीन का लेवल 8 फुट रखो, और उधर से स्लोप लेते जाओ और मेन गेट की तरफ आप उसका जो बेस है वो 10 फुट रखो। पानी जो उस तरफ से आ रहा है वो गटर में आएगा, वो गटर से पानी स्लोप मारते हुए वो निकल जाएगा आगे, और आगे उसका आउटलेट आप क्लियर कर दो। तो ये उसका हल है। आप जय हिंद दोस्तों, मैं सनम, आप देख रहे हैं मास्टर टुडे न्यूज़ में सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल हमने आपको एक वीडियो बताई थी जिसमें MM वैली कब्रिस्तान, मुमरा कोसा का सबसे बड़ा कब्रिस्तान जिसे कहा जाता है, उसके बारे में। उसकी हालत बेहद ही खराब है। वहीं पर एक व्यक्ति रोज अपनी माँ की कब्र सही करने आता है। कब्र दिन ब दिन धंसते जा रही है। वो अपनी माँ की कब्र की मट्टियाँ सही करके उस कब्र को सही करता है। ऐसा उस वीडियो में उस व्यक्ति ने कहा भी है। और जिस किसी का भी इस कब्रिस्तान को बनाने में इसने जो घोटाला किया है, उनके पीछे जिसका भी हाथ है, उसको बददुआएं भी दी है कि उन लोगों को भी ऐसी कब्र नसीब हो जिन्होंने इस तरीके से कब्रिस्तान की हालत की है। इसी कब्रिस्तान के मुद्दे पर हमने RTI एक्टिविटीज़ आरिफ इराकी से भी बातचीत की है कि इस कब्रिस्तान के पीछे ऐसी क्या वजह है और इसमें कितना टोटल बजट आया था, कितनी निधि आई, जिसकी पूरी जानकारी आरिफ इराकी ने दी है। और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है ये भी हमने उनसे पूछा है। क्या कुछ आरिफ इराकी ने कहा है, देखिए हमारे इस वीडियो में। आरिफ भाई, आज हम आपसे कब्रिस्तान को लेकर के जो गरमाया हुआ माहौल दिख रहा है उसको लेकर आज हम आपसे बात करने के लिए आए हैं। आरिफ भाई, कब्रिस्तान के बारे में, जब पहली बार कब्रिस्तान बना उस वक्त टोटल कितना खर्चा हुआ था? अस्सलाम वालेकुम, मैं आरिफ इराकी। मुमरा में लोग मेरे को RTI कार्यकर्ता के नाम से बहुत अच्छी तरह जानते हैं। चलो, आप लोग ने कब्रिस्तान के सिलसिले में आज बुलाया खुलासा करने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। आपका पहला सवाल था कि भाई कब्रिस्तान के अंदर कितना खर्चा हुआ। सबसे पहला टेंडर इसका 2018 में हुआ था, बाउंड्री वॉल और भरनी को लेकर और अदर एमिनिटीज जो है उसके लिए। ये टेंडर की कॉपी है इसकी। कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाउंड वॉल, डूइंग फेंसिंग एंड एवरीथिंग। तो इसमें हुआ था, सबसे पहले टेंडर हुआ था 8,49,74,700। इसके बाद एडिशनल एक टेंडर हुआ उसके बाद, जो एक्स्ट्रा काम इसमें करना था जो बच गया था, मट्टी भरनी थोड़ी बच गई थी वगैरह, वो भी 2018-19 में हुआ। सर, एक बार अमाउंट पे फिर जोर देंगे, कितना वो टोटल? पहला टेंडर था 8,49,74,700। दूसरा हुआ 2.5 करोड़ का, वो भी सेम ईयर में हुआ और एडिशनल वर्क के लिए हुआ। और फिलहाल वापस से रिपेयरिंग के लिए जो अमाउंट मंगाया गया, ये दूसरा टेंडर मंगाया। हाँ, और उसके बाद 2023-24 में अब भी जैसे बहुत सारे NGOs वगैरह, इनका प्रेशर था कि उसके अंदर मट्टी आ रही है और गंदा पानी आ रहा है, तो फिर से भरनी और एडिशनल काम के लिए 2,42 लाख का टेंडर हुआ 2023 और 24। हाँ, तो टोटल मिला के करीबन 8 2 10 10 2 12 12 13 लाख का, 13 करोड़ का ये टोटल एक्सपेंस अभी तक कब्रिस्तान में गया है। फिर भी कब्रिस्तान अभी सही से हुआ नहीं है। उसमें से जो गंदा पानी है वो आता है, बदबूदार पानी आता है, लाशें जल्दी गल नहीं रही है। तो आपकी नजरों में इसकी क्या वजह हो सकती है? तो ये तो पूरा मुमरा जानता है कि जब से कब्रिस्तान वहाँ अलॉट हुआ तब से हम उसके खिलाफ थे, और रीज़न यही था कि ये अलॉटमेंट जो हुआ ये हुआ गलत, और इसके खिलाफ 2018 से हमारा कंप्लेंट चला। कंप्लेंट के अंदर हम लोग ने इसका विरोध जताया, और विरोध जताने का कारण ये था कि वो जगह कब्रिस्तान के लिए सूटेबल नहीं है। हमारा कंप्लेंट बंद उस दिन हुआ जिस दिन उधर पहली तफ्दीन हो गई, क्योंकि एक आदमी वहां तफ्दीन हो गया तो उसको हम फिर से वहां से नहीं हिला सकते, तो हमने वहां कंप्लेंट बंद कर दी है। मगर जो ये प्रॉब्लम आप बोल रहे हो, ये 2018 से मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ
कि वो टाइम पे मई के महीने में जब उसका WTL करवाया गया तो 0.61 मीटर मतलब 2.6 मीटर 6 या 7 फुट पे उसका पानी आ रहा था। उसका रिपोर्ट है मेरे पास, वो भी आपको दिखा सकता हूं। ग्राउंड वाटर लेवल बोर BH1 देखिए, ग्राउंड वाटर लेवल है BH1 है, जिसमें 0.65 मीटर आ रहा है, मतलब 6 या 7 फुट पे ये टेस्ट हुआ मई के महीने में जब पानी कम रहता है। तो उस वक्त 0.65 मीटर, तो नेचुरली बारिश के महीने में पानी का लेवल बढ़ेगा। प्लस वो मार्शी था, आमीनाबाद, वो पूरे पट्टे का गंदगी उधर आके जमा होती थी और उसकी वजह से हमारा वो विरोध था। तो उस पर हमारी कार्रवाई कुछ नहीं होगी, उसकी वजह से हमको बहुत सारे भुगतान झेलना पड़ा, हमको उसकी वजह से बहुत तकलीफ भी हुई। कब्रिस्तान से जुड़े इन्हीं मुद्दों को लेकर लगातार विपक्ष, NGO, सामाजिक कार्यकर्ता इस मुद्दे को लेकर उछाल रहे हैं, पर इस पर काम भी कैसे करना चाहिए इसका सुझाव भी दे रहे। तो आपके नजरिए से इसका मसला किस तरीके से है? तो कैसा है कि NGOs हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, इनकी सुनवाई कहीं ना कहीं आप मंत्रालय में ले लो या TMC में ले लो, सुनवाई बहुत कम होती है, ज़्यादा तो सुनवाई राजनेताओं की होती है। तो मेरा ये बोलना है कि एक कमेटी बनाई जाए। देखो बातें बहुत हो रही है, बातों से कोई काम नहीं होता, लड़ाई झगड़े से कोई काम नहीं होता। आज का जो माहौल है इसके अंदर हमको चाहिए हल के लिए चाहिए कुछ लोग ऐसे जो समझदार हो और उसको सही तरीके से लेके चले। अब इसके लिए कैसा है कि एक कमेटी बनाए जिसके अंदर 2 उलमा आ जाए, उसके अंदर 2 इंजीनियर आ जाए, उसके अंदर 2 लीगल आ जाए, वकील आ जाए, 2 NGOs आ जाए और एक कौसा मस्जिद ट्रस्ट से कोई आ जाए, एक मुमरा मस्जिद ट्रस्ट से कोई आ जाए। तो ऐसा 10 लोग की एक कमेटी बनाई जाए, एक NGO बनाया जाए, वो भी नॉन पॉलिटिकल, और ये लोग जाके कमिश्नर से मिले, जो इधर के CM है उनसे मिले, जो इधर के डेप्यूटी CM है उनसे मिले। देखो एक चीज होता है, एक इंडिविजुअल जाके लड़ना और एक कमेटी और पूरे मुमरा शहर को संभालने वाली एक कमेटी, वो जाके मिलने से फर्क पड़ता है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ये चीज होना चाहिए। जैसे कि विधानसभा चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है और मौजूदा राजनीतिक माहौल का ये मसला हल हो पाएगा क्या? देखो कैसा है कि इस वक्त तो देखो जब पॉलिटिक्स आती है किसी चीज में तो अड़चन बहुत आती है, क्योंकि हर शहर के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों रहते हैं। तो कोई चीज जब हो रही होती है तो विपक्ष उसको रुकाता है, हाँ, तो वो पक्ष का काम है उसको कराना। तो इस वक्त तो मुमरा का माहौल सब देख रहे, इधर 2 MLA कैंडिडेट है, एक हमारे नजीब भाई जो लड़ने के इच्छुक है और एक हमारे जो फिलहाल है आमदार साहब जितेंद्र अवर साहब। तो इलेक्शन पीरियड की वजह से ये कहीं ना कहीं बेनिफिट लेने के लिए आपस में इनका लड़ाई होना है, और मेरे ख्याल से लड़ाई होना है तो काम रुकना है। क्यों? अगर अवर साहब कराने जाएंगे तो नजीब भाई कुछ ना कुछ करेंगे, नजीब भाई कराने जाएंगे तो अवर साहब कुछ ना कुछ करेंगे। तो ये पॉलिटिकल राइवलरी ये चलेगी। ये पॉलिटिकल राइवलरी से आप, मैं या मुमरा के लोग जो है ये कुछ नहीं कर सकते, ये पॉलिटिक्स है। मगर ये है कि इनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अपनी पॉलिटिकल कीजिए, आपका हक है मुमरा में आके पॉलिटिक्स करना, मगर कब्रिस्तान को इससे दूर रखिए। दोनों मिलो, एक हल निकालो, क्रेडिट लो, हमको कोई लेना देना नहीं है, मगर उधर जो मरहूम दफन हो रहे और गंदी पानी में दफन हो रहे उनके लिए कुछ रास्ता निकालो। हमारा रिक्वेस्ट ये है। आरिफ इराकी जी, आपने बताया कि जब वहाँ पे कब्रिस्तान अलॉट हुआ तब आपने उसका विरोध किया कि ये सूटेबल प्लेस नहीं है। तो आपके हिसाब से कौन सी प्लेस सूटेबल थी कब्रिस्तान के लिए, और मुमरा में कौन कौन सी जगह रिजर्वेशन था कब्रिस्तान के लिए? देखो सबसे पहले इसका रिजर्वेशन था सर एक सर्वे नंबर 107 में। ये कहाँ पे आता है? खाड़ी के बाजू में ठीक लग के, जहाँ पहले बोरी कब्रिस्तान है उसके बाद में शिया कब्रिस्तान है। मगर वो CRZ में होने की वजह से उधर मिला नहीं, उनको मिल गया, अल्लाह उनको सही तरीके से मिल गया, चलो बहुत अच्छी बात है। उसके आगे जब जाओगे इस तरफ तो कुछ सर्वे नंबर थे, जैसे सर्वे नंबर 51B, 53B, 64B, 60B, 69B, 107B, 65B, 118B, जहाँ 93 में भरनी हुई थी। ये सब जगह में 93 में भरनी हुई थी। और एक भरनी जो होती है ना, वो धीरे 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 बारिश में बैठती जाती है और मट्टी कड़क हो जाती है।
तो जो मट्टी नीचे कड़क हो जाती है तो बाहर का पानी उसके अंदर घुसने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो ये हमारा सूटेबल जगह था जो हमको यूडी ने उस वक्त दिया था। यूडी ने दिया हमको ये जगह, तो हमारी लड़ाई ये थी। अब जो 55, 56, 57, 58 पे जो ट्रांसफर हुआ उसमें नई भरनी है, तो नई भरनी को बैठने के लिए 5 से 6 साल जाएगा। इतनी जल्दी कोई भी मट्टी बैठती नहीं है। मतलब क्या वजूहत थी कि जो यूडी ने पास की थी उन जगहों को छोड़कर कहीं और ट्रांसफर किया गया कब्रिस्तान? देखो कैसा है कि इसके अंदर ये प्राइवेट लैंड था, ये था नरोत्तम नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर। इसको बाद में सुनील मित्तल वगैरह इन लोग ने खरीदे थे। तो प्राइवेट लैंड के अंदर ये रिजर्वेशन था और कुछ लैंड ओनर प्लस थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का आपस में कुछ मसला था कि हम इधर नहीं देंगे, उधर देंगे, उधर नहीं देंगे, इधर देंगे। तो ये रीजन से वो डिसीजन हुआ है, लैंड ओनर की मर्जी से वो डिसीजन हुआ है कि मैं इधर कब्रिस्तान नहीं दूंगा। नेचुरली आप अगर जाओगे तो जैसे एलाइट के लिए घूमते हो, उसके एलाइट को लग के अभी जो भरनी चालू है वो जगह हमारा ओरिजिनल कब्रिस्तान था। इस तरफ गनी की जो बिल्डिंग चालू है और एलाइट की जो बाउंड्री है उसके बीच की जगह कब्रिस्तान था। वो एक प्राइम स्पॉट है ना, तो वो प्राइम स्पॉट की वजह से उसके लिए वो हुआ और हमको उधर ढकेला जगह स्लॉटर हाउस की जगह पे। वो जगह था स्लॉटर हाउस, जहाँ फिलहाल कब्रिस्तान है वो स्लॉटर हाउस। तो स्लॉटर हाउस को भी खा गया ऐसा बोला जाता है। नहीं चालू है, मेरा उस पर भी कंप्लेंट चालू है। आपका क्या बोलना? मेरा उस पर कंप्लेंट चालू है। स्लॉटर हाउस अभी तक पूरी तरह खाया नहीं गया है, अल्लाह का एहसान रहा तो हम खाने नहीं जी। गए। कब्रिस्तान के अलावा भी हज हाउस, स्लॉटर हाउस, ऐसे कई और मुद्दे हैं मुमरा पे जिसपे लोग बोलते हुए नजर नहीं आ रहे। अगर नजीमुल्लाह ने एक मरतबा कब्रिस्तान पे बोल दिया तो अवार्ड, जितेंद्र अवार्ड भी उसी पे बोलेंगे और लड़ाई बस वही होती रहेगी, बाकी मुद्दे भुलाए जा रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखो कैसा है कि आपको पहले ही बोल दिया है, पॉलिटिकल राइवलरी है उनकी। अभी कोई भी इलेक्शन जब आता है, जैसे मैं भी कहीं ना कहीं नगर सेवक इलेक्शन लड़ने वाला हूँ, तो जब मेरा ऑपोजिट आएगा, जो भी आएगी या आएगा, तो मैं उसका विरोध करूंगा कहीं ना कहीं। ये पॉलिटिक्स है। मगर ये है कि भाई मैंने आपको बोला एक कमेटी, मुमरा शहर की एक कमेटी, वो कमेटी बना के आप सिर्फ कब्रिस्तान तक मत रखो, आप उनसे बाकी काम भी लो। हज हाउस है और अपना सिर्फ हज हाउस नहीं है, स्लॉटर हाउस है, हज हाउस है, कॉलेज है, अपना MTNL कंपाउंड है, म्युनिसिपैलिटी स्कूल्स है, गर्ल्स हॉस्टल और ITI सेंटर तो मेरे ख्याल से रेडी हो चुका है। अब वो इलेक्शन से पहले, देखो हर चीज जो होती है ना वो इलेक्शन से पहले होती है, हर नेता को अपना बेनिफिट चाहिए, तो वो तो रेडी हो चुका है, वो हो सके इलेक्शन से पहले मिल जाएगा। मगर कब्रिस्तान का मसला जो है वो बारिश में हल नहीं हो पाएगा। जो भी मेहनत कर रहे अपनी जगह बराबर है, मगर कब्रिस्तान का मसला बारिश में आप हल नहीं कर पाओगे। एक बहते हुए पानी में अगर आप बोलोगे काम करने तो वो काम नहीं हो पाएगा। ये हल बारिश के बाद ही होएगा। आज जो भरनी करके आप दीवार ऊपर उठा रहे हो, चलो अच्छी बात है, टेम्परेरी बहुत अच्छा है, मगर परमानेंट मेरे को उसका सोल्यूशन नहीं लग रहा है। मेरे को इसका परमानेंट सोल्यूशन एक ही लग रहा है कि आप बाउंड्री वॉल से लग के आप एक 4 फुट का नाला खोद दो जो पूरे कब्रिस्तान की चारों तरफ जाएगा। एक तरफ आप हाइट 8 फुट रखो, बेस मतलब जमीन का लेवल 8 फुट रखो, और उधर से स्लोप लेते जाओ, और मेन गेट की तरफ आप उसका जो बेस है वो 10 फुट रखो। पानी जो उस तरफ से आ रहा है वो गटर में आएगा, वो गटर से पानी स्लोप मारते हुए वो निकल जाएगा आगे, और आगे उसका आउटलेट आप क्लियर कर दो। तो ये उसका हल है। आप पानी नहीं रोक सकते। आपके पास इतना अच्छा सॉल्यूशन है तो उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा है? देखो पूछने के लिए लोग नहीं आते ना। हम कहीं ना कहीं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, हम कहीं ना कहीं कंप्लेंट दे सकते हैं, एक म्युनिसिपल कमिश्नर को कंप्लेंट दे सकते हैं, मगर पूछने के लिए लोग नहीं आते ना। मैंने आपको इसके लिए क्या बोला, एक कमेटी के अंदर 2 इंजीनियर भी रखो, 2 उलमा रखो, 2 समाज सेवक रखो, एक कौसा कब्रिस्तान कौसा मस्जिद वाले मुमरा। क्यों? क्योंकि सबका डिसीजन, देखो डिसीजन मेकर्स चाहिए। इल्जाम लगाने वाले बहुत है, हम थक गए। मैंने भी इल्जाम लगाया, डिसीजन मेकर्स चाहिए, डिसीजन थोपने वाले नहीं चाहिए। मैंने भी इल्जाम लगाया हूं, मेरे कंप्लेंट्स है, मैंने इल्जाम लगाया। देखो ये मैंने 2018 में कंप्लेंट किया हूं। इसके अंदर आपको बता दूं वो पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर जी है, पॉइंट नंबर जी है। ऐसा जरा घुमा दीजिए, हम आपसे उसका फोटो ले लेंगे तो वो जूम करके दिखाएंगे। पॉइंट नंबर जी आप पढ़ लो, जिसमें 2018 में मेंशन किया था मैंने। अरे भाई मेरा आखिरी सवाल है आपसे, जैसा कि आपने कहा कि कोई हमसे पूछने नहीं आता है, कहीं ना कहीं लोगों ने अभी कुछ ही दिन पहले एक
लोगों ने सड़कों पर उतर कर आए थे, मस्जिद को लेकर के आवाज़ उठाई थी पब्लिक ने, तो कहीं ना कहीं लोगों पे एफआईआर की गई, उनकी आवाज़ भी दबानी चाहिए। तो ऐसा ही कोई कब्रिस्तान के लिए अगर आवाज़ उठाएगा, इसके पहले आपने भी कब्रिस्तान के लिए आवाज़ उठाए थे तो आप पे खंडनी का केस दाखिल हुआ था। रफीक कामदार पे भी जब इन्होंने इसके लिए आगे बढ़कर आया तो सबसे पहला नाम उनका ही दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये आवाज़ बंद करने की कोशिश की जाती है, उसको लेकर के आपकी क्या सुझाव? तो अगर डर से अगर आप काम छोड़ दोगे तो मेरे ख्याल से अपना देश आजाद नहीं होता। अगर डर से अगर आप काम छोड़ दोगे तो अपना देश आजाद नहीं होता। कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना है, मगर ये जो आप पाओगे ये अपने आगे वाली पीढ़ी के लिए पाओगे, आप अपने लिए नहीं मगर आने वाली पीढ़ी के लिए पाओगे। इसके लिए तो आपको उतरना है, इसके लिए तो आपको करना है। आप सोचोगे मेरे पे केस हो जाएगा, मैं आगे नहीं आऊंगा, कोई मतलब का नहीं है। थैंक यू। शुक्रिया।